स्टूडेंट, कल हम बात कर रहे थे मृदा उर्वरता व उत्पादकता के बारे में और आज हम जो टॉपिक शेष रह गया था मृदा उत्पादकता, उसके बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे कि मृदा उत्पादकता क्या होती है। मृदा उत्पादकता का अभिप्राय होता है प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से, मतलब हमें प्रति हेक्टेयर मृदा से कितनी उपज प्राप्त होती है उसे इस मापते हैं, केजी में उसे मापते हैं। तो इस मृदा उत्पादकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो मृदा उत्पादकता को मुख्य रूप से 5 कारक क्या करते हैं, इसे प्रभावित करते हैं। जैसे पहले बात करूं मैं, पहला कारक आता है मृदा उर्वरता। मृदा उर्वरता कौन सा कारक आता है? मृदा उर्वरता, मतलब पादपों की वृद्धि के लिए मृदा में जितने अधिक पोषक तत्व होंगे उनका अनुपात अगर सही होता है, अनुपात क्या होता है उनका सही होता है या उनका प्राप्य रूप सही रूप में होता है, तो मृदा की उत्पादकता क्या होती है? बढ़ने लग जाती है। दूसरा आता है मृदा की भौतिक दशा। मृदा की भौतिक दशा, मृदा की भौतिक दशा इस प्रकार की होनी चाहिए कि इसमें प्लांट आसानी से क्या कर सके? वृद्धि कर सके। जैसे मृदा कणाकार है, मृदा संरचना है, मृदा में वायु संचार है, मृदा में जल संचार है, ये सभी गुण क्या होने चाहिए? उसमें आवश्यक होने चाहिए, जो क्या होते हैं? मृदा के गुण होते हैं। तीसरा कारक आता है इसका मृदा की स्थिति। मृदा की स्थिति, अगर सभी कारक समान रूप में होते हैं तो जैसे शहर के नजदीक में जो मृदा होती है उसका उत्पादन क्या होता है? ज्यादा होती है, क्योंकि फसल को शहर में बेचने पर उसे मूल्य क्या होता है? प्राप्त होता है। तो इससे क्या होता है? उसकी उत्पादकता बढ़ जाती है। चौथा कारक आता है उत्पाद की मांग। उत्पाद की मांग, जैसे बात करूं मैं उत्पाद की मांग, अगर किसी भी फसल का उत्पादन अगर समान होता है, उत्पादन क्या होता है? समान होता है, तो उसका प्रति इकाई मूल्य क्या होता है? बढ़ जाता है। प्रति इकाई मूल्य क्या होता है? उसका बढ़ जाता है और उत्पादकता क्या होती है? बढ़ जाती है। पांचवा कारक आता है इसमें यातायात। यातायात के साधन। यातायात के साधन, मतलब यातायात के साधनों की सुविधा होने पर उत्पादन व्यय क्या होता है? कम होता है, जिससे क्या होती है? उत्पादकता बढ़ जाती है। और इसके अलावा भी कुछ अन्य कारक होते हैं, जैसे समय पर कृषि क्रिया नहीं करना है, कीट बीमारियों का प्रकोप है या प्रतिकूल मौसम है, इससे भी क्या होती है? मृदा उत्पादकता क्या होती है? कम हो जाती है। तो ये तो टॉपिक हो गया अपनी मृदा उत्पादकता। तो मृदा उत्पादकता का अभिप्राय होता है प्रति हेक्टेयर पैदावार देने की क्षमता से, मतलब हमें मृदा से प्रति हेक्टेयर हमें कितना उपज प्राप्ति होता है। तो इसे कौन कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं? जैसे मृदा उर्वरता, मृदा की भौतिक दशा, मृदा की स्थिति, उत्पाद की मांग, यातायात के साधन और अन्य कारक तो क्या करते हैं? मृदा उत्पादकता क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं, जो भी बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि मृदा उर्वरता व उत्पादकता में कोई 4 अंतर दीजिए। जैसे मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, इन दोनों में हमें क्या देने हैं? कुछ 4 अंतर देने हैं कि मृदा उर्वरता में और उत्पादकता में कुछ 4 अंतर दीजिए। जैसे पहला अंतर दे सकते हैं हम परिभाषा का, दोनों की परिभाषा आपको मालूम है कि मृदा उर्वरता किसे कहेंगे, उत्पादकता किसे कहेंगे। दूसरा जो अंतर दे सकते हैं इसमें कि उर्वर मृदा, कौन सी मृदा? उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी, उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी।
लेकिन उत्पादक मृदा हमेशा क्या होती है, उर्वर होती है, उर्वर होती है। तीसरा अंतर दे सकते हैं कि मृदा उर्वरता की जांच कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं। कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं। जबकि मृदा उत्पादकता की जांच तो कहाँ करते हैं, खेत से प्राप्त उपज से करते हैं कि हमें प्रति हेक्टेयर कितनी उपज प्राप्त हो रही है। चौथा कारण हम इसमें दे सकते हैं कि मृदा उर्वरता को तो किसमें मापते हैं, प्रतिशत में मापते हैं, जबकि मृदा उत्पादकता किसमें मापते हैं, केजी में मापते हैं। कितने अंतर हो गए, 4। पांचवा अंतर इसमें हम दे सकते हैं कि मृदा उर्वरता उत्पादकता का क्या होती है, एक अंग होती है। देखो उसमें मृदा उर्वरता उत्पादकता का क्या है, एक ही अंग है। जबकि मृदा उत्पादकता तो क्या है, एक व्यापक शब्द है। तो ये 5 अंतर हम दोनों में दे सकते हैं। हालांकि बोर्ड एग्जाम में 3 या 4 अंतर पूछता है और बारी बारी से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था कि मृदा उर्वरता व उत्पादकता में अंतर दीजिए। तो एक अंतर हो गया अपनी परिभाषा का, उर्वर मृदा उत्पादक हो भी सकती है और नहीं भी। जब ये क्या होती है, जो मृदा कौन सी होती है, उत्पादक होती है, वो हमेशा क्या होती है, उर्वर होती है। मृदा उर्वरता की जांच कहाँ करते हैं, प्रयोगशाला में करते हैं। इसकी जांच कहाँ करते हैं, खेत से प्राप्त उपज से करते हैं। इसको किस में मापते हैं, परसेंट में मापते हैं, इसको किस में मापते हैं, केजी में मापते हैं। उर्वर और लास्ट 2 अंतर देख लेते हैं हम कि मृदा उर्वरता उत्पादकता का क्या है, एक अंग है, जबकि उत्पादक मृदा क्या है, एक व्यापक शब्द है। तो ये तो हमने पढ़ लिया मृदा उर्वरता व उत्पादकता के बारे में कि मृदा उत्पादकता क्या होती है, इसे कौन कौन से इसे कारक प्रभावित करते हैं और हम दोनों में अंतर पढ़ चुके हैं। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे मृदा क्षरण व संरक्षण के बारे में कि मृदा क्षरण क्या होता है और मृदा संरक्षण क्या होता है। जैसे बात करूं मैं मृदा क्षरण, मृदा क्षरण व मृदा संरक्षण। मृदा क्षरण व संरक्षण, अब देखो शब्दों से ही है कि मृदा क्षरण क्या होता है और मृदा संरक्षण क्या होता है। क्षरण और संरक्षण क्या होता है, मतलब भौतिक रूप से मृदा के कणों का अपने मूल स्थान से हटे जाना क्या कहलाएगा, मृदा क्षरण। कोई भी एक मृदा का कण है, चलो मानते हैं कि ये एक मृदा का कण है और ये कण अपने मूल स्थान से, अपने जिस स्थान में पहले था उस स्थान से हट करके अन्यत्र स्थान पर जा रहा है, क्या हो रहा है, उसका क्षरण हो रहा है। मतलब इसे क्या हो रहा है, पृथक्करण हो रहा है। तो भौतिक रूप से मृदा के कण का अपने मूल स्थान से हटे जाना क्या कहलाएगा, मृदा क्षरण कहलाता है। वो एक होता है मृदा संरक्षण, मतलब जिन शक्तियों के माध्यम से, जैसे जल के माध्यम से और वायु के माध्यम से मृदा के कण क्या होते हैं, अन्य स्थान पर पहुंचते हैं या बह करके या उड़ करके वो चले जाते हैं। तो उन सभी विधियों के माध्यम से इसे रोकना क्या कहलाएगा, मृदा संरक्षण कहलाएगा। तो दोनों की परिभाषा आपको एग्जाम में हो सकता है कि मृदा क्षरण किसे कहेंगे और मृदा संरक्षण किसे कहेंगे। अब मृदा क्षरण होता है 2 प्रकार का, जिसके बारे में हम देखते हैं। एक होता है प्राकृतिक क्षरण और एक होता है त्वरित क्षरण। देखिए पहला देखते हैं प्राकृतिक क्षरण। प्राकृतिक क्षरण तो एक कौन सा होता है, त्वरित क्षरण। त्वरित क्षरण देखो प्राकृतिक क्षरण किसे कहेंगे, तो वनस्पति से ढकी हुई मृदा, अपने मृदा होती है वो वनस्पति से क्या होती है, ढकी होती है। तो वनस्पति से ढकी हुई मृदा का धीरे 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 किसके माध्यम से, जल व वायु के माध्यम से, तो 2 शक्तियां हैं जिनके माध्यम से मृदा कण क्या होते हैं, दूसरे स्थान पहुंचते हैं, जल और वायु। तो वनस्पति से ढकी हुई मृदा का
जल और वायु के माध्यम से धीरे धीरे क्या होता है, सरण, उसे क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक सरण। हालांकि सरण हानिकारक नहीं होता है, क्योंकि परिवर्तन में क्या होता है, बहुत अधिक समय लग जाता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई आज मतलब मिट्टी का टीला था तो यहाँ गड्ढा हो जाएगा, तो क्या होता है, परिवर्तन में काफी समय लग जाता है। और एक होता है, अब इस प्राकृतिक सरण को मानव द्वारा रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि परिवर्तन में क्या होता है, बहुत समय लग जाता है। एक होता है त्वरित सरण, जो मानवीय क्रियाओं के माध्यम से होता है। इससे होता है, मानवीय क्रियाओं के माध्यम से होता है। तो मानव के द्वारा खेत जुताई कार्य कर या कृषि क्रियाएं करने से, या पशुओं के द्वारा भूमि को वनस्पति विहीन कर देना, इससे क्या होता है, शरण को बढ़ावा मिलता है। उसे कहते हैं त्वरित शरण, जिसको मानव द्वारा आसानी से रोका जा सकता है। तो ये दो प्रकार के हो गए शरण, एक तो कौन सा हो गया, प्राकृतिक शरण, और एक कौन सा हो गया, त्वरित शरण। प्राकृतिक शरण मतलब वनस्पति से ढकी हुई मृदा का जल व वायु के माध्यम से, जल व वायु के माध्यम से क्या होता है, धीरे धीरे शरण, उसे क्या कहेंगे हम, प्राकृतिक शरण कहेंगे। एक होता है कौन सा, त्वरित शरण, मतलब मानव के द्वारा भूमि को जुताई कार्य कर या निराई गुड़ाई करके, या मतलब उसमें क्या करना, कृषि क्रियाएं करके, या फिर पशुओं के द्वारा चलाकर उसे नष्ट कर देना और भूमि को वनस्पति विहीन कर देते, वो कौन सा होता है, त्वरित शरण। इसके बाद में अब देखते हैं, अब दो जो शरण होता है वो दो शक्तियों के माध्यम से होता है। एक शक्ति तो होती है कौन सा, जल, और एक कौन सा होता है, वायु। जैसे अपने राजस्थान की बात करूं मैं, तो राजस्थान में तो केवल वायु के माध्यम से क्या होता है, अत्यधिक शरण होता है। जैसे गर्मियों में बहुत अधिक तेज आंधी आती है, इससे मृदा कण क्या होते हैं, अन्य स्थान पर पहुंचे जाते हैं। और ऐसे ही अगर होता है कि भारत में सबसे अधिक शरण किस शक्ति के माध्यम से होता है, तो भारत में तो किससे होता है, जल के माध्यम से। किससे होता है, जल के माध्यम से। और राजस्थान में किससे होता है, वायु के माध्यम से क्या होता है, शरण होता है। तो ये दो शक्तियां हैं, जल और वायु, तो क्या करती है, मृदा शरण करती है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जलीय शरण, जलीय शरण, तो जल के माध्यम से मृदा कणों का बहना या कटना कहलाता है जलीय शरण। मतलब जल के माध्यम से मृदा के कणों का कटना या बहना कहलाएगा जलीय शरण कहलाता है। अब इस जलीय शरण की जो अवस्थाएं होती है वो होती है कितने प्रकार की, चार प्रकार की होती है। जैसे पहला शरण आता है कौन सा, अपना बौछार। कौन सा आता है, बौछार शरण। पहला कौन सा आएगा, बौछार शरण। मतलब जैसे, तो ये जलीय शरण क्या होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है। कौन सी होती है, प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है, बौछार शरण। मतलब जैसे अपने मृदा होती है उस पर जैसे ही वर्षा की बूंदें गिरती है, जैसे मान लो कोई वर्षा होती है और जैसे ही वर्षा की बूंदें मृदा के ऊपर गिरती है, जमीन के ऊपर गिरती है, तो वो मृदा कण क्या करती है, यहाँ से वो छिन्न भिन्न कर देती है, मतलब वहां से उनको हटा देती है, जिससे क्या होती है, मृदा में जल के प्रवेश करने की क्षमता क्या होती है, कम हो जाती है। तो वो कौन सी होगी, बौछार शरण। इसके बाद में दूसरी जो अवस्था आती है वो आती है प्रतिसरण। कौन सी आती है, प्रतिसरण। अब जैसे ही वर्षा होती है, वर्षा होने के बाद में जो मृदा का जो उपजाऊपन होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, हल्की हल्की नालों में क्या होता है, बहने लग जाता है। और ये शरण सबसे हानिकारक होता है और हमें आंखों से दिखाई भी नहीं देता है, क्योंकि इस शरण में मृदा की जो उपजाऊपन है वो क्या होता है, पानी के साथ पूरा ही बह जाता है, तो इस शरण को किसान की मृत्यु भी कहते हैं। तो कौन सा हो गया, प्रतिसरण। एग्जाम के बाद पूछता है कि कौन शरण है जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, कौन सा, प्रतिसरण। इसमें क्या होती है, मृदा का जो उपजाऊपन क्या होता है वो नष्ट हो जाता है।
तीसरी जो अवस्था आती है वो आती है आपकी कौन सी इसमें, रिल सरण। कौन सी आती है, रिल सरण। अब परत सरण का होता है, समतल भूमि में होता है, लेकिन पूरा खेत समतल तो नहीं होता है, उसमें क्या होता है, कहीं न कहीं क्या होता है, उसमें ढाल अवश्य होता है, और इस ढाल के अनुरूप क्या होती है, उसमें हल्की हल्की क्या होती है, उसमें नालियां क्या होती है, बन जाती है। क्या बनती है, उसमें हल्की हल्की नालियां बन जाती है, और इन नालियों के अनुरूप क्या होता है, उसमें पानी बहने लगता है। और जैसे ही वर्षा की गहनता बढ़ती है, ये क्या होती है, नालियां अत्यधिक गहरी हो जाती है। हालांकि जुताई कार्य करने के बाद में क्या होती है, वो नष्ट भी हो जाती है, उसे कहेंगे हम रिल सरण। और चौथी जो अवस्था आती है वो आती है आपकी अवनालिका। कौन सी आती है, अवनालिका सरण। इसे कहेंगे हम गली सरण। क्या कहेंगे, इसे हम गली सरण भी कहते हैं। तो जली सरण की जो लास्ट अवस्था आती है कौन सी, अवनालिका सरण। अब रिल सरण के द्वारा जो बनेगी जो हल्की हल्की नालियां थी, हल्की हल्की नालियां थी, अब वर्षा की गहनता जैसे ही बढ़ती है, जैसे ही बढ़ती है, तो ये नालियां क्या होती है, और अधिक गहरी होने लग जाती है, जिसे उपजाऊ मृदा के कटने के बाद में अधो मृदा, मतलब नीचे की मृदा भी क्या होती है, कटे जाती है। और उसके बाद में जुताई कार्य करने के बाद भी क्या होती है, नालियां समाप्त नहीं होती है। इसीलिए क्या होता है, ये सबसे हानिकारक सरण की अवस्था होती है, कौन सी, अवनालिका सरण। तो हमने पढ़ा है कि जलीय सरण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, 4 अवस्थाएं। पहली कौन सी होगी, बौछार सरण, दूसरी हुई परत सरण जिसे किसान की मृत्यु भी कहते हैं, तीसरी कौन सी होगी, रिल सरण, और चौथी कौन सी होगी, अवनालिका सरण। इसके बाद में इसे जो रोकने की विधियां है वो कौन कौन सी, देखो इसमें रोकने की विधियों की बात करें हम कि मतलब जलीय सरण को किस प्रकार रोका जा सकता है। जैसे मान लो कि इसमें जलवायु दूसरे कारक प्रभावित करते हैं, जलवायु है, मृदा गुण है, वनस्पति का प्रभाव है, इन सबको अपना करके क्या करते हैं, हम जलीय सरण को रोक भी सकते हैं। और बाकी जो हमने आज शुरुआत की थी मृदा उत्पादकता से, किससे की थी, मृदा उत्पादकता से, कि मृदा उत्पादकता क्या होती है और इसकी परिभाषा के बारे में हमने पढ़ लिया। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि इसे कौन कौन से कारक इसे प्रभावित करते हैं, जैसे मृदा उर्वरता थी, मृदा की भौतिक दशा थी, मृदा की स्थिति थी, उत्पाद की मांग थी, यातायात के साधन थे और अन्य कारक। उसके बाद में हमने पढ़ा मृदा उर्वरता व उत्पादकता में अंतर, जो बोर्ड एग्जाम में पहले प्रश्न पूछा गया था, दोनों में हमने कुछ 4 अंतर दे दिए थे। उसके बाद में हमने पढ़ा कि मृदा क्षरण क्या होता है और मृदा संरक्षण क्या होता है, और उसके बाद में ये किन किन शक्तियों के माध्यम से होता है। एक शक्ति कौन सी होगी, जल, एक कौन सी होगी इसमें, वायु। और फिर जलीय क्षरण की जो अवस्थाएं हमने पढ़ी है, जैसे बौछार जो प्रारंभिक अवस्था होती है, बौछार, परत, रिल और अवनालिका सरण, बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।